डिस्टेंस लर्निंग के अब काफ़ी पुरानी टर्म हो चुकी है. आई मीन इट स्टार्टेड इन 1965 समवेयर. 1965 65 पे ई लर्निंग बाकायदा स्टार्ट हो. नहीं, लेकिन उस वक्त तो इंटरनेट भी नहीं था. तो इसी तरह ऑनलाइन भी इट्स ए वैल्यू एडिशन. ये वैल्यू एडिशन क्या कर रहा है? ये दो चीज़ें कर रहा है. एक तो यकसा निज़ाम तालीम की तरफ लेके जा रहा है लोगों को. व्हेन वी से दैट यकसा निज़ाम तालीम मीन्स दैट इट इज़ प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. क्यों पेरेंट्स 50,000 रुपये भी दे के टीचर को घर बुला लेते हैं ताकि वो आंखों में आंखें डाल के देखेगा तो बच्चे की डिस्ट्रैक्ट होने का चांस नहीं है. तो दैट्स व्हाट वी हैव अचीव्ड इन दी ग्लास लेवल. ज़बरदस्त. वसीम अहमद साहब, कैसे हैं सर आप? मैं फर्स्ट क्लास हूँ जी. बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया आज. वसीम भाई, आप बता रहे थे, अभी बात हो रही थी, आप यूके में थे जबकि आपने डिस्टेंस लर्निंग के बारे में सुना ना. तो ये डिस्टेंस लर्निंग जो होती है, ये इसी को कहते हैं कि आप घर बैठे और आपका ट्यूटर जो है वो आपको जूम के थ्रू या ऑनलाइन वेबिनार के थ्रू कोई क्लासेस ले रहा हो, इसी को डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं, राइट? बिल्कुल जी. डिस्टेंस लर्निंग के अब काफ़ी पुरानी टर्म हो चुकी है. आई मीन इट स्टार्टेड इन 1965 समवेयर. 1965 पे ई लर्निंग बाकायदा स्टार्ट हो. नहीं, लेकिन उस वक्त तो इंटरनेट भी नहीं था. इंटरनेट था लेकिन वो इंटरनेट के ज़रिए काम होता था और वहाँ पर वो जो बड़े बड़े इदारे थे वो वहीं पे ट्रेनिंग वगैरह दिया करते थे. और उसके बाद जो फिर डिस्टेंस लर्निंग का आपने देखा कॉन्सेप्ट, जैसे अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी है, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो गई. वर्चुअल यूनिवर्सिटी हैं. ये लोग बुक्स भेजते हैं एंड स्टूडेंट स्टडीज एंड सबमिट देयर असाइनमेंट्स और इस तरह की चीज़ें होती है. तो वो डिस्टेंस लर्निंग थी. फिर जब इंटरनेट ने नया रेवोल्यूशन लाया तो एक नई करवट ली. उसके बाद LMS का रिवाज आया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स का. उसके साथ फिर एक जो है वो शेल्फिंग हुई. उसमें वर्चुअल कॉलेज बने जिसमें स्टूडेंट सबमिट करता है, उसका प्लेजरिज्म चेक होता है, असेसमेंट होती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बातें होने लग पड़ी. तो ये डिस्टेंस लर्निंग अपने फेसेस बदल रही है. आज की जो डिस्टेंस लर्निंग है वो इतनी ही ज़्यादा मॉडर्न है जितना कि ज़्यादा मॉडर्न आपका 380 प्लेन है. इसमें आपको हर वो फैसिलिटी मिलेगी जो आप कभी सोच भी सकते हैं. सिर्फ एक टच का एलिमेंट नहीं है जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है जापान में कि आप ह्यूमन टच को फील भी कर सके ऑनलाइन. दे आर वर्किंग ऑन इट एंड वी डोंट हैव दैट एज वेल. तो लेकिन यह है कि इट्स गोइंग दैट वे. हमारा स्टूडेंट, आज का स्टूडेंट घर में बैठा हुआ कैन फील दैट ही इज़ इन ए प्रैक्टिकल क्लासरूम, या उसको कोई 1-to-1 बैठा हुआ टीचर पढ़ा रहा है. तो हमने ये चीज़ जनरेट की है अपने यू लर्न के अंदर. सर, ये ई लर्निंग या जो डिस्टेंस हम लर्निंग बोलते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? क्यों हमारे कॉलेजेस या हमारे स्कूल्स या हमारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, टीचर्स अच्छे नहीं हैं, वो उस तरह से पढ़ा नहीं पा रहे हैं? वाई वी आर गोइंग टूवर्ड्स दिस होल LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, दीज डेज? असल में ये कहना कि हमारे टीचर्स अच्छे नहीं हैं, पढ़ा नहीं रहे, इसका इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट. व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, एवोल्यूशन हो रहा है सोसाइटी में. एवोल्यूशन ये नहीं है कि हम डिस्टेंस लर्निंग की तरफ जा रहे हैं या ये कर रहे हैं या टीचर्स की उसमें कोई ख़राबी है. अब सारी दुनिया अमेज़न पे चलेगी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मार्केट ख़राब थी. असल में बात यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ बंदे इतने ज़्यादा बिजी होते चले जा रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है. अब आज का बच्चा जो कि पढ़ रहा है उसके पास कोई वक्त नहीं है. वो स्कूल से 2 बजे आता है, फिर वो ट्यूशन पे चला जाए, फिर उसने कब खेलना है, उसकी फ़िज़िकली वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, वो फिज़िकली फिट नहीं है, वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा. और जो डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग है, इट्स एडिंग वैल्यू. जैसे आपको याद होगा कि किसी ज़माने में जब मैं छोटा था, आप तो खैर यू आर क्वाइट यंग, हम तख्ती यूज़ किया करते थे. हाँ बिल्कुल, हमने अपने पेरेंट्स से सुना है वो तख्ती यूज़ किया करते थे. तख्ती अब एलिमिनेट ही हो गई है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तख्ती गलत चीज़ थी. उससे उस वक्त के लिखने वाले लोगों की हैंड राइटिंग आप देखें तो कमाल थी. तो इसी तरह ऑनलाइन भी इट्स ए वैल्यू एडिशन. ये वैल्यू एडिशन क्या कर रहा है? ये दो चीज़ें कर रहा है. एक तो यकसा निज़ाम तालीम की तरफ लेके जा रहा है लोगों को. व्हेन वी से दैट यकसा निज़ाम तालीम मीन्स दैट इट इज़ प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. मीन्स कि एक बंदा लाहौर में बैठा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अचीव कर रहा है, जो इस्लामाबाद में बैठा उसको मिल रही है. यहाँ पर लोग ज़्यादा ऑब्वियसली डेवलप्ड हैं, ज़्यादा समझदार हैं, टीचर्स उनकी ग्रास्प थोड़ी बेहतर है. तो वो ग्रास्प उनको DG खान में, स्कर्दू में, सक्खर में हो सकता ना मिल रही हो. तो ऑनलाइन लर्निंग ये फैसिलिटी दे रहा है कि वही बच्चा सेम लेवल ऑफ एजुकेशन कैन अचीव इन बाय लिविंग इन द सेम रिमोट एरियाज. अभी जो आपने यू लर्न मतलब आप
लर्न करो, आप खुद पढ़ सकते हो उनको। ulearn.com है राइट? जी जी बिल्कुल, ulearnlms.com। lms.com, LMS। अच्छा, हमारी अभी बात हो रही थी, एक तो यू लर्न का अपना प्लेटफॉर्म है और एक तो आप दूसरों को LMS के प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं बिल्कुल कि सही वो अपने जो कोर्सेज हो गए या अपनी ट्रेनिंग्स हो गई वहाँ पर अपलोड करें और वो जी जी पढ़ा सकते हैं। सेल। तो ये दो डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं आपके? जी, 2 डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं बेसिकली। तो हम LMS बनाया बेसिकली, which enables colleges। लेकिन LMS तो काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है ना, जिस तरह teachable.com हो गया। तो आपका उनसे हाउ डिफरेंट योर LMS इज फ्रॉम दीज? मैं आपको बताता हूँ। LMS बेसिकली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ टूल ओके, विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोविजन ऑफ ई-लर्निंग। तो इसमें टीचर्स, आई डोंट नो विच प्लेटफॉर्म यू मेंशन, मैं आपको बता देता हूँ बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें हैं। इसमें ब्लैक बोर्ड सबसे बड़ा प्लेयर है जिसके पास अराउंड 75% ऑफ द मार्केट है इंटरनेशनली। अमेरिका में, यूके में, यूएस में, रशिया में, इवन इन सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन साउथ एशिया दे आर यूजिंग ब्लैक बोर्ड। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो प्रोवाइडर है दैट इज़ गूगल थ्रू मूडल। मूडल इज़ ए PHP ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। इसी तरह उसके बाद इसके बाद जो प्लेटफॉर्म्स आए हैं उसमें कस्टमाइजेशन की अहमियत बनी, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स को कस्टमाइज़ करना बहुत मुश्किल है। तो हमने लाइक कैनवस हैज़ कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस, हमने भी अपना एक कस्टमाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हमने देखा कि जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसको कहाँ डिफ़िकल्टीज होती हैं ब्लैक बोर्ड के अंदर। टीचर हाउ डज ही फील्स कंफर्टेबल, उसको वो कंफर्ट मिलनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी का जो है उसके ऊपर कंटेंट अपलोड कर सके, उसको अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेट कर सके, और स्टूडेंट शुड बी एबल टू स्टडी इन देयर स्पेयर टाइम। तो हमने उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कि डिफ़िकल्टीज लोगों को ब्लैक बोर्ड के ऊपर, मूडल के ऊपर और इस तरह के और 8-10 प्लेटफॉर्म्स हैं, जब आप देखेंगे तो आप हमें भी उसी लिस्ट में मिलेंगे। आपको IMS ग्लोबल की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो वो आपको बताएंगे कि वी आर आल्सो लर्निंग टूल इंटरऑपरेबल एंड वी आर प्रोवाइडिंग दीज काइंड ऑफ सर्विसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हमने इसलिए बनाया ताकि हम अपनी कम्युनिटी की नीड्स को, कि बिकॉज आई वाज वर्किंग विद ए कॉलेज इन UK, तो उन्होंने सबसे पहले डिस्टेंस लर्निंग जब शुरू की तो उन्होंने मुझे अपॉइंट किया। तो उस वक्त फिर हमने सारी चीज़ों को स्टडी करके, बिकॉज आई हैड लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज विद दे वर यूजिंग मूडल एज ए फ्री प्लेटफॉर्म, तो हमने खुद बनाया और इट टुक अस अराउंड 4-5 years टू डेवलप द होल प्रोडक्ट। तो उसमें हमने फिर उसको कस्टमाइज़ किया हर चीज़ को, और अब हमारा LMS इज़ कम्प्लीट। इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय कपल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन UK, और इसके ऊपर मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर कंटेंट, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग कंटेंट, whereas in Pakistan we came up with an idea of a content, because what we feel that कि एक बच्चा जो कि सक्खर में बैठा हुआ है, जो कि DG खान में है, जो कि बलूचिस्तान में बैठा हुआ है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। हर बंदे को अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना जी। अब बाद में वो जो भी अचीव करे ये उसकी किस्मत है। तो उन चीज़ों को बुनियाद बना के हमने जो चीज़ें बनाई हैं, अब तक जिन लोगों ने इसके ऊपर पढ़ा, दे आर वेरी हैप्पी विद इट। और अब हमारे पास जो एक लाट आ रही है who will be able to give us feedback on it, और they are saying कि जो वो 15 मिनट के लेक्चर में अचीव कर रहे हैं, 15 या 50? 15 वो they are not achieving that in even an hour. मीन्स उनका वेस्ट ऑफ टाइम है जब when they are sitting in a classroom। ऑब्वियसली क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें टीचर से हाजिरी लगानी होती है, स्टूडेंट से बात करनी होती है। तो वी आर इन डिफरेंट बॉल गेम नाउ। वी हैव क्रिएटेड अराउंड 30,000 वीडियोज़, बाइट साइज वीडियोज़ हैं जो कि कवर करती हैं पूरा आपका FSC के डोमेन को। हमारे प्रोजेक्ट का नाम, सॉरी बात लंबी हो रही है, टीच पाकिस्तान है। तो वी हैव स्टार्टेड विद FSC बिकॉज वी फील दैट दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स। मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था, ulearn.com राइट? ulearnlms.com। ulearnlms.com। जो अभी आप बता रहे हैं कि टीच पाकिस्तान, ये आपका कोई दूसरा इनिशिएटिव है या हाउ डिफरेंट दैट इज? बेसिक इनिशिएटिव इज द टीच पाकिस्तान। Okay. इसके अंदर वी हैव स्टार्टेड एज ए सैम्पल प्रोजेक्ट। फर्स्ट हमारा जो है टेस्टिंग फेज़ है, उसमें हमने FSC ऑनलाइन की है सारी की सारी। इसके बाद हम नीचे मैट्रिक की तरफ जाएंगे, और साथ फिर हम इसके वी आर स्पीकिंग विद कपल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन UK जिनके कोर्सेज हम इसी के ऊपर प्रोवाइड करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स कैन अचीव देयर टारगेट्स व्हाइल सिटिंग एट होम and can have same level of education as the first word is having. ये जो लोग आपके, जो स्टूडेंट्स आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, और जो FSC मैं देख रहा था कि कंप्यूटर साइंस, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, मैट्रिक का मेरे ख्याल में भी है राइट? मैट्रिक का हमारा प्लान है, लेकिन वी हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। सही है।
और ए लेवल्स और ओ लेवल्स भी पाइपलाइन में ए लेवल्स और ओ लेवल्स हमारी रिकॉर्डिंग यूके में होगी, उसके ऊपर अभी हमारा सारा कंटेंट लिखा जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले कंटेंट आना होता है। अच्छा, ये जो एफएससी के जितने भी मतलब के डिसिप्लिन्स हैं, तो ये आप जो है बाइट साइज वीडियोस में मतलब 15 आपकी कोई ऐसी वीडियो जो कि बहुत मतलब 25 मिनट की हो या 15 मिनट से छोटी भी होंगी, या आपने एवरेज ही 15 रखा है? हमने कोशिश की है कि वो लेवल ऑफ डिलीवरी यूज़ किया जाए जिसमें हम मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। 15 मिनट की कोई खास 15 मिनट की पीछे कोई खास साइंटिफिक रिसर्च है? हम तो इसको कम करके 3 मिनट पे लाना चाहते हैं, बिकॉज आजकल तो टिकटॉक का दौर है और लोगों का अटेंशन स्पैन बड़ा कम है। हम तो इसको 3 मिनट पे लाना चाहते हैं, 1 मिनट पे, लेकिन बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं वो एफएससी कर रहे हैं, रिमेंबर इसके ऊपर, they are not doing visual sciences, they are not doing anything there. We are expecting them to become scientists, contribute in our society as doctors, engineers and computer scientists. So they need to have a larger span of attention. तो हमने इसको भी बड़ा कम किया हुआ है 15 मिनट को। हम चाह रहे हैं कि इसको कम करके 10 मिनट्स पे ले आएं, लेकिन then we won't be able to deliver concepts when it comes to हाँ होता है, आप ज़रूरी नहीं है कोई भी कॉन्सेप्ट बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हो वो आप 3 मिनट में कैसे डिलीवर करेंगे? क्योंकि आपने बिकॉज यू आर डीलिंग विद ए रॉ माइंड। मैट्रिक में आपको पता है, जब भी आप भी कॉलेज गए होंगे, मैं भी गया था, वो कहते हैं देयर इज अ बिग चेंज मैट्रिक से जो लेवल बदलता है। मेरे बच्चे जो GCSE से A लेवल में गए हैं, तो वो कहते हैं ये पैराडाइम शिफ्ट है। तो दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट इट नॉट मोर देन 15 मिनट्स। कोई भी वीडियो हमारी एफएससी की आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगी। देयर आर एक्सेप्शंस इन मैथमेटिक्स, आपको पता है बाज़ तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बड़े लंबे हो जाते हैं जिनमें डेरिवेशन बड़ी दूर हो जाती है, लेकिन वो भी 17-18 मिनट से ज़्यादा नहीं। वैसे ये स्कूल और कॉलेज के सारे निज़ाम को ऑनलाइन लाने के लाने के पीछे मोटिवेशन क्या थी? आप मतलब क्यों यही प्रोजेक्ट, क्यों टीच पाकिस्तान ही क्यों? इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि वी कैन प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज। नहीं, इससे कहने का मतलब ये कि ये एक अपॉर्चुनिटी इस वजह से आपने किया, या आपके साथ जब आप यूके में थे, या व्हेन यू वर स्टूडेंट, व्हेन यू वर डूइंग योर जॉब, आपका जो करियर है वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि जिसने एक थॉट ट्रिगर की कि यार मुझे पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाना है? क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है ना, 2-3 इदारे ऐसे हैं जो कि मैं समझता हूँ अभी तक मैच्योर नहीं हुए, डेवलप नहीं हुए। एक हमारा हेल्थ का सेक्टर आप देख लें, एक एजुकेशन का देख लें, और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देख लें, हमेशा से ख़राब रही है। सही है, तो आपके माइंड में एजुकेशन ही क्यों था? क्या आपके जहन में चल रहा था? टू स्टार्ट विद, पहली तो बात है कि आई स्टार्टेड माई जॉब एज ए लेक्चरर। एज अ लेक्चरर, एजुकेशन शुरू में एज अ लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, राइट। और उसके बाद मैंने कुछ अरसे के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी जॉब की, मैंने वो सेक्टर में चला गया। देन आई लेफ्ट फॉर यूके। और जब बिकॉज मैं 50+ हूँ माशाल्लाह, और जिस दौर से मैं हूँ उस दौर में इलेक्ट्रॉनिक्स और इस किस्म की चीज़ों का इतना रवाज नहीं हुआ करता था। तो इनिशियली आई वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। तो वहाँ पे यूके में जहाँ पे मैं काम करता था, तो वो कहते थे डिस्टेंस लर्निंग की तरफ जाएँ तो कमाल है ये। तो मैं सोचता था जो वहाँ पर भी क्लासरूम में जो डिलीवरी है, वहाँ पर मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स नज़र आते थे। यहाँ पर भी मैं पढ़ा चुका था, तो मैं कहता था इसको तो परफेक्ट हम कर नहीं पा रहे, वाई डिस्टेंस लर्निंग। फिर आहिस्ता आहिस्ता बात करते करते हमने वहाँ पे एक मॉडल दिखा RDI का, RDI, हाँ, रीजनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट काइंड ऑफ थिंग। फिर उसके हमने देखा ओपन यूनिवर्सिटी का मॉडल देखा मैंने, तो फिर उसकी प्रोविज़न देखी, उसकी स्केलेबिलिटी देखी, तो उससे मुझे समझ आया कि जो चीज़ हम यहाँ पर बैठे हुए फॉर डिस्टेंट एरियाज़ में डिलीवर कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल अदरवाइज़। अब मैं यकसा तालीम के ऊपर एज ए पॉलिटिशियन या एज ए एजुकेशनिस्ट घंटों बोल सकता हूँ, बच्चे के साथ जाती है, बच्चे को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। बट व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है हमारा 16 एकड़ का एक कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, वो वीरान पड़ा हुआ है। इसी तरह आप बताएं कौन सा प्राइवेट सेक्टर 16 एकड़ में है, 6 एकड़ में है? नहीं है। बट दे आर फील्ड। और वो जो बच्चे जो उन 6 एकड़ में 7 एकड़ में बैठे हुए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं हमारे पब्लिक सेक्टर में। मैं कहता हूँ कि हमारे इस पब्लिक सेक्टर के टीचर्स और जो कॉलेजेस की फैसिलिटीज़ हैं उनके मुकाबले में कोई दूसरा सेक्टर नहीं सेम। अभी आपने हेल्थ की बात की, मैं कहता हूँ कि हमारा सरकारी डिस्ट्रिक्ट DHQ जो होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, उसका एक ऑपरेशन थिएटर की डेवलपमेंट के ऊपर जितनी कास्ट है, ये जहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल प्राइवेट बने हुए हैं ना, वो उतनी कास्ट के नहीं बने होंगे।
विल नहीं है लोगों में काम करने के लिए, तो उसको सप्लीमेंट, हर वक्त क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ना आप, आपने सप्लीमेंट करना है चीज़ों को, आपने अपना कंट्रीब्यूशन देना है। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन ये है कि जो बच्चा एक स्कूल से पढ़ के आ गया वो 2 लाख रुपया फ़ीस नहीं दे सकता ट्यूशन की, और ट्यूशन को आजकल ऐसे मान लिया गया है जैसे कि इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है, लाइफ ही नहीं है, देयर इज नो लाइफ विदाउट इट। वो क्या होता है, अब तो घरों में, हमारे ज़माने में तो बड़ी शर्म महसूस की जाती थी कि कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ने जा रहा था तो बच्चा यार नलायक है, तो नहीं, हमारे पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से बात किया करते। अब क्या होता है, मैंने कॉमन घरों में देखा है कि बच्चा स्कूल से आया, उनकी थे जी वो प्राइवेट गया है, एवरीबडी। अब वो 2 लाख रुपया दे रहा है, 20 लाख रुपया दे रहा है, ट्यूशन पढ़ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और एट ए कास्ट मिले जिसको वो अफोर्ड कर सकता हो, ताकि ही कैन कम बैक इन सोसाइटी एज ए प्रोडक्टिव माइंड। अब सारी दुनिया ह्यूमन रिसोर्स बेच रही है, चाइना क्या बेच रहा है? इनिशियली ह्यूमन रिसोर्स है। दे डोंट हैव टेक्नोलॉजी इवन नाउ। The level of the developed countries have. We can debate this, लेकिन जो डेवलप्ड लेवल ऑफ डिलीवरी है वो नहीं कर सकता। वाई रशिया फेल्ड? बिकॉज रशिया के पास भी वो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं था। वाई बांग्लादेश इज नाउ इम्प्रूविंग? बिकॉज they have got peace and tranquility in their country, and they have developed their human resource. What we are doing is we are neglecting our human resource. Human resource तो brain and body है ना एक मुल्क की। अगर हम अपना ह्यूमन रिसोर्स ही डेवलप कर लेंगे, जैसे आप खुद गए थे उसमें कंटेंट क्रिएटर और चेंज मेकर्स, तो इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग अवर ह्यूमन ब्रेन एंड ह्यूमन फोर्स को, ताकि दुनिया ये समझे कि इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन गिविंग प्रोडक्शन ऑर्डर्स टू चाइना, या हम बांग्लादेश को दे रहे हैं, या अब भूटान जो है मार्केट में आ गया है, थाईलैंड मैंने देखा वो एक वक्त था कि वहाँ पे लोग भूखे मरा करते थे। अब मैं पिछले दिनों वहाँ पे एक दोस्त होके आया तो वो कहता है यार इट्स ए वेरी गुड प्लेस टू विजिट। मुझे याद है कि हमने खुद देखा हुआ है टीवी के ऊपर, डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर, कि लोग कूड़े में से निकाल के खा रहे हैं, लेकिन दिस इज़ ओनली बिकॉज दे आर सेलिंग देयर ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स की बेसिस के ऊपर वो तरक्की कर रहे हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू, अगर हम कुछ नहीं कर सकते, मैं अगर बीइंग ए कॉमन ह्यूमन बीइंग, 22 करोड़ आबादी का मुल्क है, बातें करना आसान है, कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कोई ऐसा रिसोर्स डेवलप कर दूँ जिससे आम बंदे को कोई चीज़ तो मिले। तो दैट्स वाई वी वेंट इनटू दिस। मुझे याद है कि जापान में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई तो जापान में उन्होंने वो पॉपुलेशन जो कि प्राइमरी से ऊपर थी उसको छोड़ दिया, दे लेफ्ट इट अलोन, और जो प्राइमरी के ऊपर फोकस करके अपनी एजुकेशन को बेस बनाया। तो आज आप जापान को देखें कहाँ पे है। सो वी नीड टू डिसाइड डेवलपमेंट विदाउट एजुकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। आपका ब्रेन जब तक उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे नहीं जाएगा वो आप डेवलप नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है जो करंट हमारा एजुकेशन सिस्टम है स्कूल और कॉलेजेस में, जिसकी वजह से हमारे पास अच्छे टीचर्स भी हैं, लेकिन अच्छे स्कूल्स भी हैं, अच्छी बिल्डिंग्स भी हैं, अच्छे टीचर्स भी हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले पाते। आपका जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपने यू लर्न LMS के नाम से लॉन्च किया है, तो हाउ दैट इज़ प्रोडक्टिव देन ऑफलाइन क्लासेस जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है? पहली तो बात यह है कि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन दिस डिबेट। मैं किसी को कहूँ कि ये नहीं सही कंट्रीब्यूट कर रहा है, हम ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप ऐसा तो कुछ कर रहे होंगे ना कि जाहिर बात है वो सप्लीमेंट करेगा। टीचर्स की इम्प्लीमेंटेशन, टीचर्स की अहमियत हमेशा रहेगी, और जो हम कर रहे हैं व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ री इन्फोर्स द नॉलेज, ताकि जो बच्चा सीख रहा है वो प्रॉपरली सीख सके। जब तक वो प्रॉपरली सीखेगा नहीं, ही विल नॉट बी एबल टू डिलीवर इन द मार्केट। तो जब बच्चे का माइंड एंड हैंड जो ट्रेंड होगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली जब हम मैट्रिक बना के देंगे तो उसके साथ हम ऑफिस की ट्रेनिंग देंगे, उसके साथ दूसरी छोटी स्किल्स की ट्रेनिंग देंगे, जिसकी वजह से वो प्रोडक्टिव होगा, वो किसी भी मशीन को हैंडल कर सकेगा। तो दैट्स व्हाट वी प्लान इन द टीच पाकिस्तान, कि हम बच्चों को उस लेवल पे ले आएँ कि वो प्रोडक्टिव जो है स्किल फोर्स बन जाए और अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करें इकोनॉमी में।
अच्छा, नहीं आपको क्या लगता है कि इस वक्त हमारी जो क्लासेस हैं उसमें क्या चीज़ मिसिंग है जिसकी वजह से हम अक्सर एक बात करते हैं ना कि जो पीछे बैठे होते हैं बैक बेंचर्स वाले बच्चे कि वो क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, वही शरारत भी करते हैं और औरों को पढ़ने भी नहीं देके। अक्सर देखा गया है कि जो स्टार्ट वाले बेंचेस पर बच्चे बैठे होते हैं वो अच्छे गौर से सुन रहे होते हैं, नोट्स भी लिख रहे होते हैं, लेकिन जो मिडल वाले हैं वो पीछे वालों के शोर की वजह से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। सही है, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या कुछ ये इट इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसमें क्लासरूम में जो अटेंशन स्पैम कह लो अटेंशन स्पैम तो खैर मैं नहीं कहूँगा, अटेंशन स्पैम कर रहे हैं, वो बेसिकली अटेंशन दूसरों की स्पैम कर रहे हैं और उनको अटेंशन उन्होंने लेक्चर पे फोकस किया लेकिन उनका अटेंशन ख़राब कर रहे हैं, तो अटेंशन स्पैमिंग की मैंने टर्मिनोलॉजी इस सेंस में यूज़ की। तो ऐसी और क्या इश्यूज़ हैं जो कि हमारे आजकल की क्लासरूमों में हो रही हैं और जिसकी वजह से एक लर्निंग जो होती है स्टूडेंट की वो इफ़ेक्ट हो रही है? असल में अगर हम अपने एजुकेशन के बैकग्राउंड को देखें तो अब मैं स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारा जो स्पेंडिंग है बजट एजुकेशन के ऊपर बहुत कम है। लीस्ट प्रायोरिटी रहा, मुख्तलिफ इशूज़ की वजह से मुल्क मुख्तलिफ हालात में से गुजरता रहा है हर वक्त, जबकि हम टॉप प्रायोरिटी पे इसको रखना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द अल्टीमेट जो है वे है टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम जो बैक बेंचर, मैं खुद भी बैक बेंचर था, हमारा काम शरारतें ही करना था, बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो आगे पढ़ाया जा रहा है वो स्टीरियोटाइप है। देयर आर नो एग्जाम्पल्स। आवर क्लासरूम्स आर नॉट स्टूडेंट सेंटर्ड। क्लासरूम को स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? स्टूडेंट सेंटर्ड के जो भी चीज़ पढ़ाई जाए स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए, उनकी ओपिनियन लिए जाए और उनसे कहा जाए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, इंस्टेड ऑफ आप आए हैं ड्राई साइंस पढ़ा रहे हैं, बोर्ड की तरफ मुँह किया, लिखना शुरू कर दिया, लेक्चर ख़त्म किया, जिसको समझ आ गई उसकी बल्ले बल्ले, जिसको नहीं समझ आई वो घर चला गया। बिल्कुल। तो जब आप सबको इन्वॉल्व कर लेंगे, उनसे उनका कंट्रीब्यूशन लेंगे, तो वो स्टूडेंट विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट बेटर। अब हमारा जो सिस्टम अगर कोई पढ़ता है, यू कैन यूज़ इट एज ए फ्लिप क्लासरूम। अब फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली फ्लिप क्लासरूम ये है कि आपके पास कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल हो। आप हमारा लेक्चर देखें, आपने फिज़िक्स नहीं भी पढ़ी तो आपको फिज़िक्स समझ आएगी, आप वो पहले तैयार करके पढ़ के एक मरतबा चले जाएं क्लास में, इंस्टेड ऑफ टीचर आपको लेक्चर दे, अब वो आपके साथ क्रॉस क्वेश्चन करे और सप्लीमेंट करे और सीमेंट करे आपके आइडियाज़ को और आपकी अंडरस्टैंडिंग को, ताकि आप बेटर तौर पे डिलीवर कर सकें। सो दैट्स वेयर वी आर लैकिंग। वी आर नॉट, जो टीचिंग पेडागॉगी है उसके साथ हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे। तो हमने दुनिया की बेस्ट टीचिंग पेडागॉगी को, जो टीचिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, मेथडोलॉजीज़ हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व किया, जो कि ऑडिटरी है, जैसे हमारा बच्चा यहाँ पे सुन भी रहा है, विजुअल है, ये विजुअल भी है। इसी तरह जो और भी जो 4 फैकल्टीज़ हैं उनमें हमने सबको इसके अंदर इन्वॉल्व किया ताकि पीपल कैन मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। बाकी रही जो बच्चे शरारती हैं, वो ये ह्यूमन नेचर है, शरारती रहेगा हमेशा, लेकिन समटाइम्स वो शरारती बच्चा बहुत आगे निकल जाता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में आप किस तरह स्टूडेंट्स को एंगेज रखते हैं? ऑनलाइन क्लासरूम में हमने ग्लास लर्निंग टेक्नोलॉजी, मैंने जैसे आपको बताया, ग्लास लर्निंग में ये है कि टीचर आपके इन फ्रंट ऑफ यू लिख रहा है और वो आपकी नज़रों में देख के काम कर रहा है। हमने हमेशा ये पढ़ा है कि जहाँ हैंड और माइंड कनेक्ट करते हैं वहाँ लर्निंग होती है। तो जब अगर आप हमारी कोई वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि टीचर लिख रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है और प्रॉपरली इंटरेक्ट कर रहा है आपकी पावर पॉइंट के साथ, वो डायग्राम्स हाथ से बना रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, कैलकुलेटर आपके ऊपर चलता हुआ नज़र आएगा, ताकि स्टूडेंट हैव एन आइडिया दैट हाउ ही इज़ प्रोसेसिंग हिज थॉट। असल एजुकेशन इज़ अबाउट प्रोसेसेस। अब काम तो इतना हो चुका है, मज़ीद पढ़ाने की तो ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन का बेसिकली तो मास एजुकेशन है ना, कि ताकि हम ढेरों सारे क्लर्क, ढेरों सारे इंजीनियर पैदा कर सकें, ताकि वो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करें। तो वो उसी सूरत में पॉसिबल है जब एक स्टैंडर्ड को अचीव कर लेंगे हम। तो वो स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए थाट प्रोसेसेस को प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो इन 2 तरीक़ों से, जहाँ पे हैंड एंड माइंड कनेक्ट करेगा, वहाँ पर थाट प्रोसेस होएगी। जब टीचर अपनी थाट प्रोसेस करके क्वेश्चन सॉल्व करता हुआ नज़र आएगा तो स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन्हें कोई जादू नहीं किया, ये कोई हवाई मखलूक नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ ये। तो ही विल बी एबल टू डू हिमसेल्फ, द स्टूडेंट विल बी एबल टू अचीव द सेम स्टैंडर्ड्स इफ़ ही हैज़ टू।
ये जो ग्लास लर्निंग का आप बता रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है? मैं रिसेंटली वीडियोस में इसको देख रहा हूँ। पहले जब हम खुद यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे ना, तो हम ये MIT वगैरह के लेक्चर्स अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग के दिनों में देखा करते थे। तो वो तो एक ग्रीन बोर्ड होता था, वो चॉक से प्रोफेसर लिख रहा होता था। फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अगर आप देख लें तो वो पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स होती हैं। ये ग्लास बोर्ड वाली टेक्नोलॉजी कितनी नई या पुरानी है? असल में जो हमेशा से ये बिलीव किया जा रहा है कि विजुअल लर्निंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, हाँ, जिसकी वजह से आपकी यूट्यूब पॉपुलर होगी, कहाँ से कहाँ चलेगी, जहाँ पर लोग अब करोड़ों रुपए कमा रहे हैं बैठे हुए। तो इसी तरह टीचिंग में भी सदा से एवोल्यूशन आ रहा है। देयर वाज द ब्लैक बोर्ड एंड चॉक, फिर ग्रीन बोर्ड आया, फिर वो मार्कर से लिखने वाला मेथोडोलॉजी है कि उसमें विजुअल बेहतर बनता है और स्टूडेंट्स आर एबल टू सी थ्रू बेटर। उसमें फिर चाक नहीं खाना पड़ता टीचर को, उसके फेफड़े भी बच जाते हैं। तो फिर ये चलते चलते प्रोफेसर मैट एंडरसन ने 2012 में MIT में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया। अब तो हर कैमरा फ्लिप कर देता है, तो उस वक्त फ्लिप करना भी प्रॉब्लम था 2012 में। हाँ। तो वो ही यूज टू टीच लाइव स्टूडेंट्स ऑन ग्लास टेक्नोलॉजी। तो उसने छोटा सा शीशा लगाया हुआ था अपने कैमरे के ऊपर, तो वो जब लाइट जाती थी उधर से रिफ्लेक्ट होके तो फ्लिप होके स्टूडेंट्स को क्लियर नज़र आता था, सीधा नज़र आता था। हाँ, वो वाइट स्क्रीन के ऊपर, आप उसकी कोई वीडियो देखें। लेकिन अब ग्लास टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इशू ये है कि इसको हैंडल करना मुश्किल है, इसलिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं इसके ऊपर हो सका। आप जितने भी प्रोजेक्ट देखेंगे 2, 4, 10 वीडियोस, क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं? डिफ़िकल्टीज में ये है कि एक तो ये है कि ये इसको हैंडल करना मुश्किल है। इसके जो है टैबूज बहुत ज़्यादा हैं। फ्लोरेसेंट मार्कर चाहिए आपको, लाइट सी को शुड पास थ्रू दी ग्लास प्रॉपरली, फिर उसमें जो है आपकी लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कैमरामैन बेहतर होना चाहिए, फिर टीचर शुड बी ट्रेन्ड अकॉर्डिंगली। हाँ, जैसे अब हम बैठे हुए हैं, तो इफ़ आई मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू सम अदर प्लेस, मुझे याद है जब मैं पढ़ाया करता था तो मैं पूरी क्लासरूम में चक्कर लगाया करता था टू एंगेज द लर्नर्स, टू सी दैट व्हाट्स गोइंग ऑन। तो अब इसमें वो स्कोप नहीं है। हमने नीचे लाइन लगा के दिए, तो पीछे गया दे यार, you're gone। एक खास दायरे में वो टीचर मूव करे, ज़्यादा हिल नहीं सकता। तो वो अचीव करना ज़रा मुश्किल था। तो वी फाइनली अचीव्ड। और इसके बाद आज तक दुनिया में पावर पॉइंट और कोई भी सिमुलेशन इतनी इफेक्टिवली यूज़ नहीं जितनी हमने की है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं दुनिया के साथ। यही चीज़ हमें स्टैंड आउट करती है कि हमारा टीचर जो है पावर पॉइंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, अगर कोई वीडियो चल रही है उसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। यू हैव टू अंडरलाइन। आपको याद होगा आपके टीचर्स भी करते हैं। आप अगर कहीं लेक्चर देने जाते होंगे तो आप भी रीइटरेट करने के लिए एक चीज़ को रिपीट करते हैं या उसको अंडरलाइन करते हैं। तो द सेम इज़ दी थिंग विद दी ग्लास लर्निंग। ग्लास लर्निंग का ये फ़ायदा है कि एक तो बच्चा ये नहीं फील करता कि टीचर ने उसकी तरफ बैक कर ली है तो मैं उन पानी पीना 2 मिनट से। तो ही फील दैट ही इज़ लुकिंग इनटू हिज आइज़। जो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूशन है वो क्या है बेसिकली, क्यों पेरेंट्स 50,000 रुपये भी दे के टीचर को घर बुला लेते हैं, ताकि वो आंखों में आंखें डाल के देखेगा तो बच्चे की डिस्ट्रैक्ट होने का चांस नहीं है। तो दैट्स व्हाट वी हैव अचीव्ड इन दी ग्लास लर्निंग, थ्रू ग्लास लर्निंग। तो हमारी जो वीडियो है उसकी प्रोसीजर अगर इसको आप सिनेमा हॉल में भी चला देना तो सेम ही क्वालिटी के ऊपर आपको नजर आएगी। मतलब इतनी हाई रेजोल्यूशन के ऊपर इतनी क्लैरिटी के साथ हमने इसको बनाया हुआ है। और हर बच्चा यही समझेगा कि मेरी आंख में देख के टीचर पढ़ा रहा है। तो दैट्स व्हाट यू वांट टू अचीव। जब मैं आया तो उस वक्त मेरे से उन्होंने पूछा कि सर आप क्या चाहते हैं? मैं कहा मैं ये चाहता हूँ कि जब फिल्म चल रही होती है तो हीरोइन देखती है ना ऑडियंस की तरफ, तो हर बंदा यही समझ रहा होता है मेरी तरफ देख रही है। तो उस वक्त वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इमोशनली उस ड्रामा के अंदर। तो दैट्स व्हाट वी वांट टू अचीव एंड वी हैव अचीव्ड इट। तकरीबन कितनी वीडियोस हो गई हैं इस वक्त आपके प्लेटफॉर्म पे? 30,000 वीडियोस हैं। 30,000 वीडियोस, 200 TB डाटा है। ओ नहीं, ये 30,000 वीडियो सिर्फ FSC के कंटेंट पर है, जो FSC के जितने भी कोर्सेज हैं। ये बाइट साइज वीडियोस हैं। बाइट साइज जो हम बात कर रहे थे 15 मिनट में। नहीं, आप ये जो टीचर्स हैं, बिकॉज इसके लिए बड़े स्किल्ड, और एक तो टीचर का खुद अगर फिज़िक्स पढ़ा रहा है तो बेहतरीन टीचर ऑफ फिज़िक्स का ये होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा जो ग्लास टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करना है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, उसके लिए उसको अलग से एक स्किल्ड होना ज़रूरी है उस टीचर का। तो कैसे ढूंढते हैं आप ये टीचर्स अपने प्लेटफॉर्म के लिए? हम इश्तिहार देते हैं जी। अच्छा। तो हमारे पास ढेरों के हिसाब से लोग आते हैं। तो फिर कहीं डिलीवरी का इशू होता है, कहीं स्पीच का इशू होता है, कहीं टीचर का राइटिंग का इशू होता है। हम वी आर नॉट अंडरमाइनिंग देम।
उन्होंने यूज़ नहीं किया हुआ वो। हाँ, नई टेक्नोलॉजी है ना। बहुत टीचर ऐसे होते हैं जो बॉर्न टीचर होते हैं, वो किसी भी मीडियम पे खड़ा कर दें तो दे आर द सेम। हुआ ये कि कल एक टीचर आई 2 दिन पहले इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो उनको जब मैंने खड़ा किया तो शी वॉज डिलीवरिंग द सेम लेवल ऑफ टीचिंग जो कि पिछले 2 साल से जो पढ़ा रहे हैं वही कर रहे थे। तो इट डिपेंड्स। तो वो हम इश्तिहार देते हैं, बाकायदा उसको एनालाइज किया जाता है, उनकी क्वालिफिकेशन सीखी जाती हैं, उसकी बेसिस के ऊपर फिर टीचर्स जाता है। अगर आप देखेंगे तो हमारे टीचर्स की डिलीवरी का लेवल सेम होगा, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स होगी जो उनके मुंह में से निकल रहे हैं, क्योंकि टीवी में आपकी प्रोडक्शन में ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं कि डिलीवरी शुड बी क्लियर एंड कट, जो बात की जाए समझ आ रही हो, और जो तलफ़ुज़ है और फिर जो हैंड राइटिंग है वो अलग अलग नज़र आना चाहिए, अदरवाइज देयर इज़ नो एजुकेशन। अच्छा, मुझे अभी भी याद है जब हम एफएससी कर रहे थे ना, तो हमारे यार ज़माने में, अब तो शायद बेहतर हो गया, हम तो सारी चीज़ें रट्टा ही कर रहे होते थे, और हमें टीचर आता था ब्लैक बोर्ड पे लिख देता था और कहता था कॉपी खोलो और आप भी लिखना शुरू कर दो, सही है। और इस बीच में अगर समझा दिया कि यार ये इस तरह होता है और बता दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया तो सही है, ओके है। लेकिन मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट क्लियर करना स्टूडेंट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन उसको कहना कि कॉपी निकाल लो और जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखो, और फिर पेपर में भी एग्जैक्टली वही लिखना है अगर आपने अच्छे नंबर्स और अच्छे पोजीशन लेनी है क्लास में। इवन बोर्ड की अगर हम बात कर लें ना, हमारे जितने भी बोर्ड्स हैं मैट्रिक और एफएससी के, तो टीचर ने आपको जो बताया आपने वही रट्टा मार के लिख देना है। हाउ योर प्लेटफॉर्म इज़ डिफरेंट, कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं विद एग्जांपल्स, विद रियल लाइक एग्जांपल्स, एंड ऑल्सो द टीचर्स आर दैट मच क्वालिफाइड कि वो बच्चों को एक अलग लेवल पे जाके समझा सकें, जो कि हमें स्कूल वाले टीचर उस तरह नहीं समझाते। आपने देखा होगा कि आजकल एक नया नैरेटिव चल रहा है मार्केट में, इट्स ए मॉनेटरी नैरेटिव आई वुड से, कि जो बच्चा एफएससी पढ़ता है वो कुछ भी नहीं है। एफएससी में जिसने शायद यही रीज़न है कि वो रट्टे मार रहा है ना, पढ़ भी लिया तो अचीव भी कर लिया, आपने 1100 में से 1100 नंबर किया, तो टीचर अचानक कहता है यार ये तो तुमने कर लिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं, आपको तो एंट्री टेस्ट पढ़ना चाहिए, और वो एंटायरली डिफरेंट गेम है, वो कंसेप्चुअल लेवल पे पढ़ाई जाएगी, वो तुम कंसेप्चुअली अचीव करोगे। तो फिर अब एंट्री टेस्ट है क्या बेसिकली? इट्स ए ब्लेंड ऑफ MCQs। हाँ, MCQs में थॉट प्रोसेसिंग कहाँ है? कॉन्सेप्ट्स के अलावा कुछ भी नहीं है ना। यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग, यू आर नॉट राइटिंग, और जो उस बच्चे को अंडरमाइन कर दिया गया है ये कह के कि ये नहीं करोगे तो यार तुम ख़त्म हो। सारी दुनिया में एंट्री टेस्ट होते हैं, बट ये नहीं होता कि उन्होंने A लेवल किया है तो उनको दोबारा फिजिक्स केमिस्ट्री के इम्तिहान में बिठा दिया जाए। वो लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं, वो वर्बल रीजनिंग के होते हैं, वो किसी और चीज़ों के होते हैं। मेरी बेटी खुद मेडिकल कॉलेज में वहाँ पढ़ती है, तो वो एंटायरली डिफरेंट चीज़ें थी जिनके वो एंट्री टेस्ट हुए। उसमें उसकी उन्होंने परसिवियरेंस टेस्ट की, उसकी टॉलरेंस टेस्ट की, उन्होंने देखा शी इज़ फिट इनफ टू टेक दो शॉक्स जो कि एक डॉक्टर को मिलते हैं। तो वो दैट्स द डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग। वेयर एज व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, वी आर टेलिंग द स्टूडेंट कि जो एफएससी में हमने पढ़ाया था वो सब बकवास था। फिर जब मेरी बात हुई टीचर्स के साथ, ग्रुप ऑफ टीचर्स के साथ, तो उन्होंने कहा जी कि सर कोई एंट्री टेस्ट में ऐसी चीज़ नहीं आती जिसमें से एक लाइन भी एफएससी में से बाहर हो। हाँ, वही आएगा जो किताबों में आपने ऑलरेडी पढ़ा हो। तो मैं कहा ये क्या, फिर हम क्या बेच रहे हैं? वो कहते हैं जब हम पेपर सेट करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि बच्चा उसमें से 60 और 50% से ज़्यादा नंबर ना ले सके और वो डर जाए। खौफ बेचा जा रहा है। तो फिर उसके बाद उसको ट्रेन किया जाता है। तो व्हाट वी हैव डन इन आवर वीडियोस, वी हैव क्रिएटेड देम विद कॉन्सेप्ट्स, और हमारे MCQs में हर लेवल का क्वेश्चन है, और आई कैन बैट कि जो बच्चा हमारे साथ 2 साल पढ़ेगा उसका एंट्री टेस्ट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट वी आर ऑफरिंग, कि जो भी बच्चा हमारे साथ 2 साल एफएससी पढ़ेगा, दे डोंट हैव टू पे फॉर द एंट्री टेस्ट, और हम उसकी तैयारी फ्री करवाएंगे। और आपका जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली यू हैव डिज़ाइंड फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन स्कूल एंड कॉलेजेस, मतलब या ये ऐसा भी है कि यार मैं स्कूल नहीं जाता, मैं सिर्फ जो हूँ इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आता हूँ और जो भी कोर्सेज हैं किताबें मैं ले लेता हूँ, सही है। मेरे पास मिसाल जो भी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो जो मेरे 6-7 सब्जेक्ट्स हैं किताबें लेके अगर मैं सिर्फ आपका प्लेटफॉर्म ही फॉलो करना शुरू कर दूँ और प्राइवेट एग्ज़ाम दे दूँ, स्कूल ना जाऊँ, तो डू यू थिंक कि आई विल बी एबल टू क्वालिफाई विद फ्लाइंग कलर्स? अच्छा, ये जो क्वेश्चन, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन व्हाट यू आर आस्किंग बेसिकली। पहली तो बात है ये लीगली अलाउड नहीं है, लेकिन प्राइवेट एग्जाम्स तो देते हैं बच्चे। एफएससी इज नॉट अलाउड।
FA इज अलाउड? FA इज अलाउड। अच्छा, FSC मेडिकल और इंजीनियरिंग नहीं, आपको क्योंकि कॉलेज जाना होगा। प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है ना उसके। हाँ बिल्कुल, वो यू नीड टू अटेंड द कॉलेज। अभी आजकल 15 नंबर का प्रैक्टिकल है, हमारे ज़माने में तो 15 नंबर का था कि 25 मेरा नंबर ख्याल का था। 30 नंबर का है अब 30 कर दिया। तो दो उसके एरियाज हैं। अब ये कि पहली तो बात ये आपने कहा कि बुक्स वो ले लेता है। हाँ मैं कहता हूँ जो हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़े उसको बुक्स की ज़रूरत नहीं है, वो पैसे बचाओ, फजूल खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। किसी को FSC की किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पहली तो बात ये। दूसरी बात ये कि कॉलेज में उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज के थ्रू उसकी इम्तिहान जाएगा एंड ही नीड्स टू डू। वी आर रिकॉर्डिंग प्रैक्टिकल्स जो कि अवेलेबल होंगे हमारे उसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिनके ऊपर नंबर आते हैं, लेकिन चूँकि उसने फिज़िकली हाथ से करनी है, दैट इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ साइंसेज, तो ही नीड्स टू अटेंड द कॉलेज। अब हमने देखा है, सुना है कि पिछले दिनों कोई नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें FSC इज़ अलाउड प्राइवेटली, बट इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड येट। अगर वो कल को हो जाती है तो स्टूडेंट को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे कंटेंट से बैठ के FSC तैयार कर सकता है और यहीं से वो इम्तिहान बैठ के देगा और ही विल बी एबल टू अचीव मोर देन 90% मार्क्स। तो हमारे पास एवरीथिंग इज़ रेडी। बच्चे को जो भी बच्चा है उसको कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं, उसके पास सिर्फ एक फ़ोन होना चाहिए, मोबाइल या एक लैपटॉप होना चाहिए या एक कंप्यूटर। मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँ तो मैं उसको कंप्यूटर लेके दूंगा ताकि बैठ के किधरे तसल्ली ਨਾਲ बैठ के पढ़ सके, इंस्टेड ऑफ के मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ और वो कहीं भी जाके काम कर रहा हो। हाँ, इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि आप पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलते खेलते आपके दिन में कोई बात आ गई, यार मुझे तो वो लेक्चर समझ नहीं आया था, तो आपने 2 घंटे का तो लेक्चर सुनना नहीं है, 10 मिनट का लेक्चर है, वो लेक्चर निकालो तो आप सुन लो। नहीं समझ आता तो वहीं से आज के क्वेश्चन लिख दो, मुझे ये नहीं समझा, मुझे रब्ता करो, तो टीचर आपके पास वापस आ जाएगा। इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान में और भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है जो आप कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं? जी, वी हैव गॉट लॉट ऑफ कम्पिटिटर्स। पाकिस्तान में बहुत बड़ा बेड बन गया हुआ है इसका, जो ऑनलाइन लर्निंग का। हमारे साथ इसमें नियर पेयर है, वो काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं। और नियर पेयर पाकिस्तानी कंपनी है? जी, पाकिस्तानी कंपनी, लाहौर बेस्ड है। इसी तरह और बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप्स आए हैं जो कि फंडिंग भी लेके आए हैं, लेकिन वी हैव डेवलप्ड एवरीथिंग नाउ एंड इट्स अवेलेबल। आप अपने आप को स्टार्टअप कहोगे? आपने फंड रेस किए हैं या आप माशाल्लाह 3 फाउंडर्स हो, राइट? जी, हमने कोई फंडिंग नहीं ली जी कहीं से भी। हाँ। हमने जो कुछ वहाँ पे कमाया वो यहाँ पे लगाया सारा, खुद इसको अपने पैसों से बूटस्ट्रैप कर रहे हैं। अभी तक कोई एक पैसा किसी से नहीं लिया एंड माशाल्लाह वी हैव स्टार्टेड अर्निंग एज वेल एंड पीपल आर शोइंग कॉन्फिडेंस इन अस एंड दे आर कमिंग एंड रजिस्टरिंग विद अस। जो आपके दूसरे 2 को फाउंडर्स, आपका तो बैकग्राउंड एजुकेशन से है, आप खुद आल्सो फ्रॉम एजुकेशन। अच्छा, माशाल्लाह। हमारे साथ डॉक्टर जावेद साहब हैं, उन्होंने PhD की हुई है बायोकेमिस्ट्री में। फर्स्ट PhD उनकी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से है एंड द सेकंड यूनिवर्सिटी फ्रॉम किंग्स कॉलेज लंदन। दूसरे डॉक्टर साहब डॉक्टर मुदस्सर नाथ हैं, ही इज़ वेटरनेरियन। फिर उन्होंने MPhil किया बायोकेमिस्ट्री में एंड देन ही डिड PhD फ्रॉम ब्रूनेल यूनिवर्सिटी इन लंदन, उसमें एनवायरनमेंट साइंसेज में। एंड दे बीन यूजिंग रनिंग ए कॉलेज ओवर देयर फॉर अ वाइल नाउ एंड दे क्लियरली अंडरस्टैंड द टीचिंग पेडागॉगी एंड दिस इज़ हम सब का ये एक जाइंट कंट्रीब्यूशन है और कोलैबोरेशन है जिसकी वजह से ये एक प्रोडक्ट बनी है। And how you're reaching the students? Like आप marketing कर रहे हैं? We are marketing through Facebook, we are marketing through YouTube. We've been introduced, like we are doing it now, and we are doing seminars. कासम अली शाह साहब हमारे बेसिकली हैं जो ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसी तरह we are reaching out to the schools and informing that what we have got and if you are interested. वैसे किसी स्कूल के साथ कोलैबोरेशन अभी तक की है आपने? किसी इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन अभी तक नहीं हुई और उसका चांस बहुत कम भी है क्योंकि पाकिस्तान में वो स्पेशलाइजेशन वाला रिवाज नहीं है। जैसे अब नॉटिंघम यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, तो नॉटिंघम यूनिवर्सिटी आपको पता है रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी है, 7-8 नंबर पे आती है। तो इस तरह की कोई भी यूनिवर्सिटी अपना LMS नहीं बनाएगी, दे विल गो टू द स्पेशलिस्ट, ताकि वो ये समझ देंगे हम हर चीज़ खुद डिलीवर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ हमारे ये रिवाज नहीं है। हमारे को अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू मॉनेटरी के चक्कर में वो खुद ही सारा कुछ करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है फिर ऑब्वियसली थिन आउट हो जाते हैं रिसोर्सेज। अच्छा, इंडिया में मैं देख रहा था, अभी हम जो बात भी करें, बायजू एक प्लेटफॉर्म है, बायजू, तो उसका मैं देख रहा था कि यार उसकी तो बड़ी हाई लेवल पे स्पॉन्सर्स भी हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स और एक्टर्स जो हैं
वो स्पॉन्सर्स उनके एड्स में आ रहे होते हैं, लेकिन ये कल्चर मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं देखा अब किसी एजुकेशन के हवाले से। वैसे तो इंडिया की हर जो आप कह लें ना, हर फील्ड कह लें, हर डिसिप्लिन कह लें, हर वो जो काम करते हैं अपने सेलिब्रिटीज़ को, अपने जितने भी हैं फ्रॉम द फिल्म एवरीबॉडी लाइक्स टू कंट्रीब्यूट करते हैं और वो आवाम के जहन में बिठाते हैं भाई ये देखो अगर एक सेलिब्रिटी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है ना तो समझ जाओगे यार हाँ, तो वो एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। हमारे पाकिस्तान में बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम जो है ना अपने हीरोज़ को कह लें या सेलिब्रिटीज़ को कह लें, क्रिकेटर्स को कह लें, उनसे इस किस्म का काम नहीं लेते। हम बेसिकली एडमायर करते हैं अपने हीरोज़ को, हम उनको उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हैं। एंड आपने देखा होगा कि कासिम अली शाह साहब इज़ वन ऑफ आवर मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो भी हमारे इसमें ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमाद साफ़ी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने भी हमें एक शाउट आउट दिया है, वेरी क्लियर शाउट आउट दिया, उसके ऊपर मोर देन 300,000 व्यूज़ हैं। इसी तरह हमारे साथ जो काम कर रहे हैं बहुत सारे और लोग जो यूट्यूबर्स हैं वो हमें कर रहे हैं। लेकिन इंडिया इज़ ए डिफरेंट फिनोमेना, एंटायरली डिफरेंट फिनोमेना। जो मैं बात ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की कर रहा था, दे बिलीव इन दैट। उन्होंने अपनी सिलिकॉन वैली बनाई हुई है, अब मैं क्या कहूँ इससे आगे। वो सारी दुनिया में जहाँ भी कोई आईटी का प्रोफेशनल उठाएंगे तो उनका बंदा निकल आएगा। और जो बायजूस की आप बात कर रहे हैं कि उसको उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उसको उन्होंने ओन किया है, जैसे शाहरुख खान उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो जब बायजूस स्टार्ट हुआ था तो ही वाज अलोन, ही वाज अ टीचर, ही यूज्ड टू टीच होम ट्यूशंस। फिर उसके बाद ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, क्लैन, देन ही यूज्ड टू टीच इन स्टेडियम एज वेल। इतने बड़े स्टूडेंट हुआ करते थे, ज़्यादा हुए थे। तो फिर जब उसने एक काफिला बना लिया, एक लेवल के ऊपर आ गया, देन पीपल स्टार्टेड जॉइनिंग हैंड्स विद हिम। तो अब तो वो उनकी जीडीपी में 2-3% कंट्रीब्यूट करता है, और उनका इंडियन जीडीपी जो कि बहुत 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 ह्यूज है मेरे ख्याल में, राइट? मुझे एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं पता, लेकिन लास्ट ईयर उनका जो मार्केटिंग बजट था वो $35 बिलियन था। 35 बिलियन डॉलर्स, मार्केट साइज इतना बड़ा है ना, बड़ा है बिल्कुल। वाह, अब तो उन्होंने मेरे ख्याल में अब वो क्लासरूम मॉडल पे भी आ गए हैं, क्लासे मतलब ई एकेडमीज, मतलब कि एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर उन्हीं के ऐसा है कि आपने एक वीडियो लगा दी, हाँ, साथ एक टीचर खड़ा कर दिया, बच्चों ने वीडियो सुनी, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हुई और बच्चे घर चले गए। तो दैट इज़ बेसिकली ई, जस्ट टू मेक पीपल रियलाइज। वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता दे मेक यू फील कि वी डोंट नीड दैट टीचर, हम घर से ये काम कर सकते हैं। वो माइंड सेट को चेंज करने के लिए सर। अच्छा, एक जो बहुत डिफरेंट चीज़ है ना कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा करते थे और न्यूटन्स लॉ पढ़ा करते थे और मुख्तलिफ़ किस्म के लॉज और मैथ्स में मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूलेशंस, तो आपके प्लेटफॉर्म से वो चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में है क्या, आप क्यों सीख रहे हो ये फार्मूला a² + b² + 2ab = a + b होल स्क्वायर। मुझे यकीन करें अभी तक पढ़ा हुआ है, सही है, फार्मूलाज भी याद हैं, सही है, a + b होल स्क्वायर की साइड जो है वो दूसरे के बराबर भी होगी, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी रियल लाइफ में है क्या, मुझे अभी तक नहीं पता चली। असल में हम फॉलो करते हैं कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड का मॉडल। हाँ, हालांकि कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड वो छोड़ चुके ड्राई साइंसेस का। हमारे पास ड्राई साइंस एक्सपर्ट हैं, मीन्स द पीपल हु टीच कॉन्सेप्ट्स ओनली, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं पढ़ाते। तो हमारा जितना भी कंटेंट है इज सेंटर टुवर्ड्स ड्राई साइंस। तो चूँकि उसमें से नंबर नहीं आ रहे इम्प्लीमेंटेशन में से, तो इसलिए कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं पढ़ा रहा, ना ही किसी को पता है कि इम्प्लीमेंटेशन है क्या, उसकी असल एप्लीकेशन किस लेवल पे होएगी। ख्वारिज़मी ने कहाँ पे वो इस्तेमाल बरमूदा ट्रायंगल की थी, वो एक जगह पे एक कॉर्नर पे बैठ के उसने पूरी दुनिया को कैसे मेजर कर लिया। तो nobody knows that, although everybody is studying in metric and FSC and engineering later on. तो हमने बेसिकली उसमें मिसालें दी हैं, we have told them that how it works. लेकिन अगर आप कहें कि हमने इन डेप्थ ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, we will do that for the engineering courses when we will record them, क्योंकि वो एक राइट लेवल होएगा। हाँ, अभी आपका क्या नेक्स्ट क्या पाइपलाइन में है? नेक्स्ट पाइपलाइन में हमारा मैट्रिक है जी, वो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो उससे जो है कि ताकि स्टूडेंट जो एक हार्मनी के साथ आए, मैट्रिक से बड़े और इंटरमीडिएट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो प्राइमरी है। वो प्राइमरी को मैं इसलिए नहीं टच करता कि उसके लिए प्रॉपर टीचिंग पेडागॉजी चाहिए आपको।
यू नीड टू अंडरस्टैंड प्राइमरी से मुराद ये कि जो 1 से 8 तक होते हैं, 1 से 5 तक, 1 से 5 तक, क्योंकि जो बेस बननी है, जो भी स्टूडेंट ने बनना है वहाँ बनना है। हाँ, या वो रटा फेरू उधर से बनेगा या वो कंसेप्चुअल उधर से बनेगा। तो सिगमंड फ्राइड कहा करता था कि नहीं, एरिक फ्रॉम था शायद, कि फर्स्ट 5 years ऑफ ए चाइल्ड, पैदाइश के बाद उस वक्त वो बन जाता है जो बनना होता है, अगले 5 years उसको सीमेंट करते हैं। सो वी डोंट रियलाइज दिस एज ए नेशन इवन नाउ। नोबडी इज थिंकिंग अबाउट दोज प्राइमरी स्कूल्स जो कि घोस्ट बन गए हैं, जहाँ पर एक टीचर आपने बिठाया हुआ है, जहाँ पर किसी को क्रिएटिव राइटिंग कराना नहीं आती। हमने वहाँ पर भी पूरा इतना बड़ा बस्ता दे के दिया, 10 किताबें हैं, 2-3 चीज़ें पढ़ाओ, नंबर आने चाहिए, लिखना आना चाहिए, साइंस की 2-4 बातें पता, दैट्स इनफ। वैसे आप इस ट्यूशन कल्चर जो हमारे पाकिस्तान में है ना, कि वही वाली बात है, सुबह स्कूल जाते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, फिर ट्यूशन के निकल जाते हैं। डू यू थिंक बच्चों को ट्यूशन में की वाकई ज़रूरत है इफ़ दे आर गोइंग टू स्कूल जो कि अच्छे भी हैं, और स्कूल आजकल सस्ते तो हैं ही नहीं, मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ बाय द वे। तो ट्यूशन्स की वाकई में हमें ज़रूरत है बच्चों को कि हम उनको भेजें रोज़ाना, क्योंकि वो बारी बस्ते दोबारा जा रहे, अच्छा उसके बाद आते हैं, फिर हम उनको नाजरे के लिए अलग से भेज देते हैं। अब वो जब रात को आते हैं, खाने का टाइम होता है, वो कार्टून देख रहे होते हैं या कोई देख रहे हो, तो उसके बाद उनके ना उनका कोई खेलने का टाइम है ना कुछ और है। ये ट्यूशन वाली आपको ये सारी इंडस्ट्री कैसी लगती है? दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू लिबरेट फ्रॉम। हम उनको लिबरेट करना चाहते हैं इस गुलामी की ज़िंदगी से बेसिकली। मतलब एक बच्चा है, आप उसको कितना पीसोगे यार, सीरियसली। वो आया 3 बजे स्कूल से, उसको 2 घंटे सोने दो, उसको शेड्यूल दो। मैं नहीं कहता कि वो यू लर्न के ऊपर पढ़े, ही कैन फाइंड स्टफ फ्रॉम द यूट्यूब। इतना बड़ा रेवोल्यूशन आ गया इंटरनेट का दुनिया में। ही कैन फाइंड स्टफ फ्रॉम द यूट्यूब, ही कैन फाइंड स्टफ फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, देयर इज सो मैनी नॉलेज सोर्सेज। अगर उसने स्ट्रक्चर्ड FSC लेनी है तो वो हमारे से ले ले, नियर पीयर से ले ले, कहीं और से ले ले, तो वो अपना टाइम, और क्योंकि कंपैरिजन तो उसने करना ना कि वेयर इज गेटिंग बेस्ट फ्रॉम। मैं जो जितना मर्जी स्पोक्समैन बनता रहूं, अगर उसको मेरा कंटेंट नहीं अच्छा लगेगा वो नहीं लेगा। तो पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि इंटरनेट सिर्फ हैजर्ड नहीं है, ये इट्स नॉट ए मॉन्स्टर, इसमें इंफॉर्मेशन भी है। इट कैन गो ईदर वे। आपको राइट पेरेंटल लॉक्स लगाने आना चाहिए ताकि स्टूडेंट कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट। आई नो ये ह्यूमन नेचर है कि जहाँ से उसको जो चीज़ नहीं करनी वो करना चाहता है, लेकिन दैट्स वेयर पेरेंट्स कम इनटू प्ले। तो उनको चाहिए कि वो उनको गाइड करें। तो जो सिस्टम मैं प्रोपोगेट कर रहा हूँ, दैट विल लिबरेट द स्टूडेंट, और वो उसकी आज़ादी उसको वापस देगा। शामी फुटबॉल खेल सकेगा 1 घंटा, जो कि उसके माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर देगी और उसके मसल बना देगी, एंड विल बी एबल टू फाइट विद द पीपल। इंस्टेड के जो आप एक रिक्शे से उतारते हैं दूसरे पे बिठा देते हैं, एक बस से उतारा दूसरी बस पे बिठा दिया, उस बंदे का बनेगा क्या? और कंपटीशन कट थ्रोट कंपटीशन है। देयर आर अराउंड 2 or 3 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, मेरा ख्याल 2.5 मिलियन FSC स्टूडेंट है पूरे मुल्क में, एंड हु आर चेजिंग व्हाट 6,000 सीट्स ओनली। तो कहाँ एंड अप होगा ये कंपटीशन? So what we need to do is to have a proper counseling sessions, inform people that it's not only engineering which earns you life, it's not only medical. हम उसके लिए proper sessions करेंगे, बाकायदा हम उनको other ways of जो है ना earnings बताएंगे, और उनको बताएंगे people still live honorable life even if they are not doctors, not engineers. तो and parents need to understand this कि कोई मरीज़ भी होना चाहिए, सारे डॉक्टर इतने नहीं चाहिए। वो मेरे एक दोस्त ने बड़ा अच्छा कहा कि उसके बेटे ने नंबर कम आए तो वो बड़ा परेशान था। मैंने कहा कोई गल नहीं पुत्र, एक बंदा मरीज़ भी होना चाहिए, सारे डॉक्टर बन जाओगे। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर यही है ना, जिस तरह आपने भी बात की कि सबको डॉक्टर्स बनना है, सबको इंजीनियर्स बनना है, सही है, और इसके अलावा जो है जो आर्ट्स में जाते हैं हम उनको नालायक बोलते हैं, सही है। तो वैसे अगर आप थोड़ा सा आइडिया दे सकें हमारे देखने वालों को कि क्या ऐसी फील्ड्स हैं कि हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ना जो कि नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, स्कोप, कि यार किस चीज़ का स्कोप है।
जब हम कर रहे थे उस वक्त जो था मेडिकल और इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का स्कोप था, तो सम ऑफ द अदर व्हाट आर सम ऑफ द अदर फील्ड्स कि जिसकी तरफ देखना चाहिए, जिसका पोटेंशियल है, जिसमें आप बच्चों को देखो कि अगर वो मिसाल के तौर पर म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, सही है, अगर वो बनना चाहते हैं और उनका शौक़ है, अगर कोई फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है, अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट पेंटर बनना चाहता है, तो व्हाई नॉट, उसको क्यों मजबूर कर रहे हो कि आप जो है वो इंजीनियरिंग ही करो। तो आपके इस बारे में क्या राय है? असल में प्रॉब्लम यह है कि हम एज ए नेशन डाइवर्सिफाई नहीं हो सके। लेकिन कब तक ये चलेगा, कब तक हम ये हाँ, अभी हमें हमारे वैसे भी वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दिस। इतनी पुरानी एज नहीं है, हम इतने बुरे नहीं हो गए। 70 साल पुराने, 70 साल कुछ भी नहीं होता कि आप हिस्ट्री को देखें यार। 70 साल में बांग्लादेश देखो 1971 में आज़ाद हुआ। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये 70 साल कुछ भी नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी ट्रांजिशन में गुजरे हैं, एक के बाद दूसरी गवर्नमेंट के बाद गवर्नमेंट, हर बंदे के पास अपना आइन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी पॉलिसीज़, अपनी सारा कुछ। वो नेशन को कहीं नहीं लेके जाता, वो आपको तोड़ता है। एक के बाद दूसरी पॉलिसी, दूसरी के बाद तीसरी पॉलिसी। वो होनी चाहिए जो ऊपर एक शिप उड़ रहा है, उसमें आपके मेजर डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप जो भी पॉलिसी बनाओ। ये नहीं कि मैं आऊँ तो मैं कहूँ जी मेरी पॉलिसी चला दूँ। पॉलिसी फिल्म तो नहीं है, इट डील विद द ह्यूमंस। तो हमने बहुत बड़ी वार लड़ी अफगान वाली, हमने बहुत सारे क्राइसिस देखे 60s में, जब पूरी दुनिया डेवलप हो रही थी, जब मलेशिया डेवलप हो गया, जब इंडोनेशिया डेवलप हो गया, पूरा आसिया उस वक्त डेवलप हुआ, और वो हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर, डॉक्टर महबूब की लिखी हुई पॉलिसी थी, वो हमारा इकोनॉमिस्ट था, उसने वो पॉलिसीज़, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ लिखी थी, उसकी बेसिस के ऊपर हुआ। तो वी कुडंट फॉलो देम, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म पॉलिसीज़ जो हुआ करती थी। तो वो नेशंस आप देख लें, वो एमिरेट्स किसने बनाया? पाकिस्तानियों ने। उनको तो बनानी नहीं एयरलाइन आती थी, PIA ने बनाया। तो हमारे पास रिसोर्सेज थे, लेकिन वी हैव गॉन थ्रू हार्ड डिसीजंस एंड डिफिकल्ट टाइम्स। नथिंग इज वेस्टेड, अभी भी कुछ भी नहीं है, अभी भी वी नीड टू डेवलप। अब हमारी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, हम वी कैन सी दैट देयर आर फैशन डिज़ाइनर्स। अब आप देखिए, सबसे बड़ी साइंस आज के दौर में जिसके बेसिस के ऊपर गिग इकोनॉमी पूरी चल रही है, वो डाटा साइंसेस है, डाटा मैनेजमेंट है, जिसके ऊपर लोग बेतहाशा कमा रहे हैं। एक्चुरियंस हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं। स्टैटिस्टिक्स के बगैर आप देखें, आप चाहे इस्लामियात पढ़ें, मुताला पाकिस्तान पढ़ें, स्टैटिस्टिक्स के बगैर कुछ भी नहीं है। यू कांट एनालाइज एनीथिंग। अगर आपके पास राइट डाटा नहीं है तो आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते, आप उसमें से कोई चीज़ निकाल नहीं सकते। तो सो वी नीड टू डाइवर्सिफाई अवर थाट्स, कि जो एक बंदा फैशन डिज़ाइनर है जो कमा रहा है, वो आम बंदा सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर इंजीनियर के तो बस का काम ही नहीं है। वो डॉक्टर इंजीनियर फैशन डिज़ाइनर के मुकाबले में सोच भी नहीं सकता। मैंने देखी है ग्रोथ। आई वॉज व्हेन आई डिड माई मास्टर्स, तो मुझे चांस मिला एक टेक्सटाइल में काम करने का। तो मैंने देखा वहाँ पर 3 साल में लोग दे यूज टू स्टार्ट फ्रॉम 3000 रुपीज़, तो 2.5 लाख पे चले जाया करते थे। आप मुझे बताएं कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ होएगी? मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 92, 93। उस वक्त 2.5 लाख रुपये आपके आज के 50 लाख रुपए के बराबर होंगे। तो देर आर डाइवर्सिफाइड एरियाज एंड वी शुड लेट पीपल, वी कांट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ FSC और मैट्रिक विद साइंस, बिकॉज साइंस सेट्स द पाथ, आपको एक राइट पाथ के ऊपर लेके आती है। लेकिन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आफ्टर FSC और मैट्रिक के बाद आप सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे तो कामयाब होंगे। इसके बाद आप अगर कुछ और भी करते हैं तो यू विल बी एबल टू प्रोसेस थॉट्स ईजीली। आपका ज़हन ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होगा। जो कुछ आप लिखेंगे वो पॉइंट टू पॉइंट सोचेंगे। वो अब क्लासिकल बात नहीं है। फैशन डिज़ाइनर भी क्लासिकल नहीं है जिसमें जो कि लिखता था पैराग्राफ्स में और शायरी किया करता था। वो भी ऑब्जेक्टिव रख के उसके ऊपर चल रहा है। देखें ना, आपकी एक गाड़ी है, सुजुकी ले लेते हैं, ऑडी ले लेते हैं, उस गाड़ी में सिर्फ इंजीनियर काम नहीं कर रहा, उसमें फैशन डिज़ाइनर भी है, सोशियोलॉजिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी बैठा हुआ है। उस डिज़ाइन में सब लोगों ने एरोडायनामिक्स का बंदा भी बैठा हुआ है, सब ने कंट्रीब्यूट किया तो वो गाड़ी बनी है। कि बंदा ऐसे बैठेगा तो होएगा कंफर्टेबल, उसको जो कंट्रोल्स हैं यहाँ चाहिए, उसकी नेचर ये है, उसका माइंड जो है वो इस तरह ट्रेंड हुआ है, तो वो एवरीथिंग कंट्रीब्यूट्स। तो वी नीड टू ओपन अप अवर थिंग्स। और हमें ये जो है ना जी MSc कंप्यूटर साइंस ये ख़त्म कर देनी चाहिए। अगर हमें पढ़ाना है तो उसमें कोई ऐसी चीज़ पढ़ाओ जो ऑब्जेक्टिव, जो उसको बंदे को ट्रेन करके मार्केट में लाए और वो काम करना शुरू कर दे। इंटर्नशिप हो उसके साथ, आपकी हर डिग्री शुड बी अटैच्ड विद एन इंटर्नशिप।
आप इंडस्ट्री की डिमांड देखो, दुनिया में कोई कौम इस वक्त डेवलप नहीं हो सकती जब तक वो यूनिवर्सिटी से फीडबैक ना ले। आप बाहर की दुनिया में जाके देखें तो वो गाड़ियाँ जो बन रही हैं वो उनमें कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी का, उनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के पास तनख्वाहों के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई रिसर्च ग्रांट नहीं है। तो जब तक हम अपनी रिसर्च ओरिएंटेड थॉट नहीं बनाएंगे और इंडस्ट्री लिंकेज नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक हम बच्चों को भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमें खुद नहीं पता, हमारे थिंक टैंक को नहीं ऊपर पता की करना है। वो बायोलॉजी पढ़ाई जा रहा है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाती है, उन्हें कितने जाना है उसको कोई पता नहीं बच्चे को। तो अब उसको पता नहीं चाहिए, अगर मैंने उसको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई है तो ये लैब्स इस एरिया में ये काम कर सकता है। यू शुड बी एबल टू सेंड देम फॉर एन ईयर, ताकि वो वहाँ पर बैठ के काम करे, और वो जब बच्चा पास आउट होके जाए तो इंडस्ट्री ऑलरेडी सोचे ये तो हमारा अपना ही ट्रेंड है, इसको नौकरी दो यार। दैट्स व्हाट वी नीड बेसिकली। सो बेसिकली करियर काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। करियर काउंसलिंग इज़ द नंबर वन थिंग। और उससे ज़्यादा भी हमें अपना फोकस रखना है, राइट। वी नीड टू थिंक राइटली, वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग टू फिट इन। हमने कौन सी इंडस्ट्री को डेवलप करना है। ज़रूरी नहीं कि हम एटम बम ही बनाएं या हम मिसाइल ही बनाएं तो तरक्की करेंगे। हम अपने एग्रीकल्चर को प्रमोट करके भी कर सकते हैं। हॉलैंड सिर्फ फूल बेचता है दुनिया में, ट्यूलिप। हाँ बताएं वो कहाँ है इस वक्त। आपने कंपैरेटिव एडवांटेज किसी एक चीज़ में ले लेना है, वो आपको कहीं भी ले जाएगा। भाਵੇਂ गोभी बेच लो। वैसे आपके ख्याल में करियर काउंसलिंग कब स्टूडेंट की कब से करनी चाहिए? मैट्रिक, 8वीं जमात, 12वीं जमात, यूनिवर्सिटी में, कब से आपको लगता है कि करियर काउंसलिंग होनी चाहिए? थोड़ा सा डिफरेंट जवाब दूंगा मैं। बच्चा जब पैदा होता है ना, उस वक्त करियर काउंसलिंग शुरू हो जाती है। अब्बा कह रहे हैं मेरा पुत्र डिज़ाइनर बनेगा, डॉक्टर डॉक्टर, बच्चे के ज़हन में बैठना शुरू हो जाती हैं, पायलट बनेगा। वो प्राइमरी से बेसिकली चाहिए, उसकी इंटरेस्ट्स और इंटेंशंस देख के उसको उस हिसाब से चलाया जाए। हमारे जो टीचर्स हैं ना, वो रिपोर्ट लिखते हैं इसके 2 नंबर आए, 3 आए, 4 आए, और ये 50 में से 30 नंबर लेके ख़त्म हो गए। वो ये नहीं लिखते कि ये 3 क्यों आए, उसने किस एरिया में ब्रिलियंट परफॉर्म किया, व्हाट ही नीड्स टू डू टू इम्प्रूव। कमेंट्री होनी चाहिए बाकायदा, ताकि टीचर्स की वो कमेंट्री पढ़ के पेरेंट्स समझ सकें कि हमारे बच्चा किस तरफ इंक्लाइंड है। जब तक उसकी राइट इंक्लिनेशन आपको नहीं पता होगी, बच्चा कहता भी रहे मैंने डॉक्टर बनना, उसकी एम्बिशन भी हो नहीं हो सकता, उसकी इंक्लिनेशन तो आर्ट्स की तरफ है। ही इज़ वेरी गुड इन फाइन आर्ट्स। मैं अपनी बच्ची की मिसाल देता हूँ, वो हमेशा A ग्रेड लेती है आर्ट्स में माशाल्लाह, लेकिन वो साइंसेस में ठीक नहीं है, लेकिन वो कहती है मैं डॉक्टर बनना हूँ। तो मैंने उसको हमेशा कहा बेटे आप वो करो व्हाट यू आर गुड एट, बाकी लोग बाकी काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। very interesting. So do you plan on having some career counseling sessions on your रेगुलर platform? होंगे जी। हमारा प्लान बेसिकली ये है, बिकॉज दिस इज़ ए पायलट प्रोजेक्ट फॉर अस, द मोमेंट वी सेटल डाउन बिट एंड इकोनॉमिकली, क्योंकि हम वी आर नॉट गेटिंग फंडिंग एट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। But why don't you are raising funds when आपका जो business model है बड़ा interesting है और you have exceeded even standards जो हैं मार्केट में, और जो कि इस EEMS में standards होते हैं आप उनको मीट कर रहे हो बड़े अच्छे तरीके। why you don't go for raising funds? And सही फंड्स में बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वी आर एजुकेशनिस्ट। हम तीनों में से कोई बिजनेसमैन नहीं है, हम तीनों एजुकेशनिस्ट एंड वी आर हेयर टू डिलीवर क्वालिटी एजुकेशन। तो हम वी डोंट वांट टू मेक कंप्रोमाइजेस। हमें पता है कि इट विल ग्रो स्लोली, ऑर्गेनिकली ये हो जाएगा। और हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें कभी गवर्नमेंट कॉलेज में, कभी किसी जगह यूनिवर्सिटी में, कभी कहीं कोई ना कोई सेमिनार टेड लेवल का हो, जहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जहाँ पर कोई साइंटिस्ट, जहाँ पर कोई बड़ा कॉलमिस्ट बैठ पे आके बच्चों को बताए कि दैट्स द वे फॉरवर्ड, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू। क्योंकि हमें सोसाइटी को डेवलप करना है, नर्चर करना है और इंटीग्रेट करना है आपस में। तो दैट्स व्हाट वी आर आफ्टर बेसिकली। आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट एडिशन अगर करियर काउंसलिंग की हो जाए और जो एकेडेमिया और इंडस्ट्री का जो एक लिंकेज है ना वो हो जाए, बिकॉज दैट इज़ मिसिंग। आप अच्छे से अच्छे हमारे PhD डॉक्टर्स, प्रोफेसर, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। एग्जैक्टली। मैंने आपको वो सिर्फ रिसर्च पब्लिश किए जा रहे हैं। आपको कट कर रहा हूँ, रिसर्च तो बड़ी दूर की बात है। मैंने देखा है कि जो बंदे PhD बाहर से करके आते हैं उनको क्या मिलता है काम आगे? चेयरमैन बोर्ड लग जाते हैं, प्रिंसिपल किसी कॉलेज का लग जाएंगे, ज़ाया कर दिए
बिल्कुल यही है। वो जो अरबों रुपया उसके ऊपर स्कॉलरशिप दे के आपने लगाया, वो उसको ज़ाया कर दिया, उसका पोटेंशियल कहाँ जा रहा है? ही इज़ ए रिसर्च पर्सन, आप उसको क्या दे रहे हैं डॉक्टर साहब को? एक ग्रेड और एक कुर्सी दे रहे हैं, बैठ के भी हाज़िरी लगा दे, किसी को हाज़िर कर दो, किसी को गैर हाज़िर कर दो। तो वी नीड टू सेट राइट पाथ, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट टू डू। सिर्फ स्कॉलरशिप दे देना डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट ये है कि उस पाथ को आगे चलाना है। आपको क्या लगता है कि आने वाले अगर अब पाकिस्तान अभी 70 साल का है, तो क्या लगता है आपको जब 100 साल का हो जाएगा पाकिस्तान, तकरीबन 2050 2050 के अराउंड, तो आपको क्या लगता है कि जो एकेडेमिया और इंडस्ट्री है या कॉरपोरेट है, इसका लिंकेज प्लस हमारी जो करियर काउंसलिंग चलती आ रही है बच्चों की, और जो हमारे ये जो PhD जिस पर आप अभी जिक्र कर रहे थे कि अरबों रुपए लग रहा है और वापस आके ये कोई रिसर्च में नहीं कर रहे, तो आपको इस चीज़ में कोई तब्दीली नज़र आएगी? क्या लगता है आपको कि क्या उस राह पे हम गामजन हैं? ये कहूँगा कि हमें वी नीड टू सेट आवर प्रायोरिटीज़ फर्स्ट। हमें पता होना चाहिए कि हम व्हाट वी वांट टू डू, हमारी स्पेशलाइजेशन कहाँ है, हमारी एक्सपर्टीज़ कहाँ है, हमारी नीश कहाँ है बीइंग ए पाकिस्तानी। उसके बाद हमें जो है ना अपनी प्रायोरिटीज़ की बेसिस के ऊपर करियर काउंसलिंग करनी चाहिए। हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है पहले। वी डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे को बिजली नहीं है यार, गैस कभी नहीं है, कभी सड़क नहीं है, कहीं गली नहीं है, बैंक नहीं काम कर रहा थोड़ा। आपको नहीं पता, जब मैं आया हूँ तो मैंने कंपनी अपनी रजिस्टर कराने के लिए कितने बुरे हालात से गुजरा हूँ। UK की कंपनी यहाँ पे रजिस्टर कराने के लिए इट टुक 6 months। ओहो। और जो एक्सटॉर्शनेट फीस, इससे आसानी से मैंने चाइना में करवा ली थी रजिस्टर। तो हमें अपने आप को वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ, ओपन अवर सेल्फ फॉर द सोसाइटी, प्रमोट द इंडस्ट्री। वी नीड टू प्रोवाइड देम एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड ह्यूमन बींग्स, स्किल्ड ह्यूमन पावर जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आगे चल सके। तो जब ये इंडस्ट्रीज़ बन जाएंगी, जब लोग इसको इंडस्ट्रियल होम समझना शुरू कर देंगे, यहाँ पे बाइंग हाउसेज आके दोबारा बैठ जाएंगे। एक दौर था यहाँ पे बाइंग हाउसेज हुआ करते थे, रेंगलर यहाँ बनती थी, गैप यहाँ बनती थी, पोलो यहाँ बनती थी, वो एक दौर था। लेकिन वो सारे के सारे एक वारफेयर की वजह से यहाँ से निकल गए। जब वो वापस आएंगे तो फिर आपकी इंडस्ट्री लिंकेज ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, बिकॉज जो आप एजुकेशन और जिसमें से हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये दिस इज़ मास एजुकेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले इस एजुकेशन का कोई रिवाज नहीं था। उससे पहले वो दूसरी एस्थेटिक एजुकेशन हुआ करती थी, जैसे अरस्तु कभी कोई सारा दिन एक बात कर दी तो टीचर उसके नीचे स्टूडेंट्स वाह वाह करके, कोई एक सीख गया तो सीख गया। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आपको आर्मी ऑफ पीपल चाहिए थी, जो कि मशीनिस्ट हों, जो कि कारपेंटर हों, जो कि क्लर्क्स हों, जो कि अकाउंटेंट हों, जो कि डाटा प्रोसेस करके तो आपको रिपोर्ट्स दे सकें। तो वो हमें चाहिए, लेकिन फर्स्ट वी नीड कि हमारे पास इंडस्ट्री तो हो। हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन पहले बिजली तो दो, किधर से चलेगी? तो वी नीड टू सेट आवर प्रायोरिटीज़ फर्स्ट। जब हम अपनी प्रायोरिटीज़ को राइट फर्स्ट पर कर लेंगे, कंट्री को फर्स्ट ले आएंगे, तो देन वी विल बी एबल टू ग्रो वेरी रैपिडली। प्रोग्रेशन में हमने डेवलप होना है, क्योंकि हमारी व्हाट आई हैव सीन इज़ पाकिस्तानी माइंड इज़ ब्रिलियंट, no doubt about that, and they are contributing in US, they are contributing in UK। इकोनॉमी उन्होंने सर पे उठाई हुई है। आपने सुना होगा वॉल्टमार्ट का नाम, उनकी एक कंपनी थी एस्टा, जो कि UK में काम करती है, वो एक पाकिस्तानी ने खरीदी है, नॉर्मल से पाकिस्तानी ने। आपका जो फुटबॉल का जो बहुत बड़ा स्टेडियम है लंदन में, वेम्बले स्टेडियम, वो एक पाकिस्तानी ने खरीदा है। सो and we have got brilliant scientists, brilliant क्रिकेटर सारी दुनिया में मशहूर है। हॉकी में हमारे जैसा बंदा, हॉकी कहाँ गई? हमारा कौमी कहाँ खेल है, लेकिन आज भी हम हॉकी में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीते हुए हैं दुनिया में। सबसे ज़्यादा बार जो टीम ओलंपिक चैम्पियन और वर्ल्ड चैम्पियन रही है वो पाकिस्तान है। इवन टुडे एज वी स्टैंड टुडे, जब हम कोई मैच नहीं जीतते, कितने है वो हॉकी में? किसी को नहीं पता, सब भूल गए हैं। आप देखें इंडिया की आप बात करते हैं, वो कितनी बड़ी इकानमी उन्होंने IPL से बना दी है। कितने इंस्टीट्यूट कॉलेजेस जो आर्ट सिखा रहे हैं लोगों को, फैशन और ड्रामा सिखा रहे हैं, आपने कहाँ डाइवर्सिफाई किया? कहीं भी नहीं। तो वी नीड टू सेट अवर प्रायोरिटीज़। तो जब हम अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लेंगे, एक ह्यूमन बीइंग, कॉमन मैन नहीं कर सकता।
हर बंदे को ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी जाके ज़कात अपने हाथ से तकसीम करे, गवर्नमेंट को दो पैसे यार, एक जगह से वो वहाँ पे प्लान हो सकता है, डिलीवर हो सकता है। आप चैरिटी मैं चला लेता हूँ एक वसीम के नाम से, चैरिटी यूलन के नाम से, जब सब मेरी इनकम है वो चलेगी, ख़त्म हो जाएगी बाद में। तो चैरिटी तो वहाँ होनी चाहिए ना जहाँ पे बहुत सारे हाथ कंट्रीब्यूट कर रहे हों, ताकि वो एक सस्टेन्ड लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो जाए। तो सस्टेन्ड लेवल ऑफ डेवलपमेंट इंडिविजुअल नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमें एज ए कौम मिल के काम करना होगा, और जहाँ जहाँ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जैसे हमने ये देखा कि यकसान तालीम सिर्फ एक ही सूरत में दी जा सकती है, जो अगर एक इंडिविजुअल ने देनी है या एक कंपनी ने देनी है, कि हम बेटर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही मौजूद था आपके पास, इंटरनेट एंड मोबाइल एंड दिस एंड दैट। व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म जो कि हर स्टूडेंट को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे देगा इफ़ यू वांट टू कम एंड कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। थैंक यू वेरी मच वसीम भाई, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। एंड माशाल्लाह आप जो काम कर रहे हैं यूथ को एजुकेट करने में और सही ट्रैक पर लाने के लिए, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी है। एंड हैट्स ऑफ टू यू, और थैंक यू वेरी मच आप आए और हमें इतना टाइम दिया। एंड होपफुली आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। वसीम भाई के सोशल जो फेसबुक ये यूज़ करते हैं, या जो इनके जो LMS जिसकी हम बात भी कर रहे थे, जहाँ पर ये FSC वगैरह के कोर्सेज़ जो हैं बड़े हाई क्वालिटी में और तकरीबन बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्शन में उसको प्रोड्यूस करते हैं, और इनका जो वेबसाइट है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। साथ में मैं वसीम भाई के सोशल्स भी डाल दूँगा और इनके यूट्यूब का चैनल भी डाल दूँगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और मेक श्योर करें अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएं तो देखें, और अपने स्कूल वाले सिस्टम से ज़रा इनको कंपेयर करें कि जो चीज़ें आपको वहाँ पर मिल रही हैं और जो ये दे रहे हैं कितना फ़र्क है कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी में, ओवरऑल क्वालिटी में, और स्टूडेंट्स को एंगेज रखने में। तो जज इट फॉर योरसेल्फ, एंड इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एज वेल।